हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 ऑफ जून एंड 28 ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो की टाइमिंग याद कर लीजिए, जिससे क्या हो कि आप जैसे ही उठो या फिर आपको टाइम मिले उस वीडियो को जरूर देखिए। देखो, सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा जो कि रेगुलर आता है एक्सेप्ट संडे। आज भी आया है बट कल नहीं आएगा, कल संडे है। क्लियर। इसके बाद 12 बजे आपको एक न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो जिसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस कराया जाएगा। इवन आपको बताया जाएगा बियॉन्ड योर थिंकिंग। क्लियर। इसी के साथ शाम को 6 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि 12 बजे के वीडियो मैंने क्या पढ़ाया। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 12 वीडियो पे आइए, 12 PM वाले वीडियो पे देखिए। अगर रिलीवेंट नहीं लगता है तो कल का वेट करिए, स्किप करिए। क्लियर। दिन में 3 बजे आपका एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है जिसके ऑलरेडी मैं 35 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूं। देखना कैसे है, 2 दिन तैयार रहिए। वीक में वेडनेसडे और संडे को 2 दिन वीडियो आते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। टॉपिक वाइज पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहा हूँ, 35 लेक्चर हो चुके हैं। इसी के साथ 70% मैंने इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दिया है। इंडियन इकोनॉमी देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे आपको सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया एंड यूएसए ट्रेड डील। देखो, जैसे आप जानते हो कि अभी 9 जुलाई को अभी जो 90 डेज का पॉज दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, वो खत्म होने वाला है। बट इंडिया ने ये बोल दिया है कि 9 जुलाई से पहले अगर आपने ट्रेड डील कर ली तो ठीक है। इसके लिए भी इंडिया से कई ऑफिशियल और डेलीगेट यूएसए गए हुए हैं टू साइन दी ट्रेड डील विद यूएसए। अब वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनका क्या कहना है विद अ ट्रेड डील विद इंडिया, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है यूएसए के सामने, वो भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर इंडिया बैंड जूट प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश। जैसे आप जानते हो कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अभी बिगड़े हुए हैं। इवन बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ कई सारे हो सकता है। इवन इंडिया ने अब ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तो पहले बंद कर दी थी, अब फिर से जूट प्रोडक्ट लैंड रूट से जो आ रहे हैं वो भी बैन कर दिए। अब इससे होगा क्या, कौन से प्रोडक्ट है, वो भी अब आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया रिजेक्टेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन इंडस वाटर टीटी। देखो, जैसे आप जानते हो कि फलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया था जो कि इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी से जाता था। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ था कि 2016 में पाकिस्तान 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पीछे वर्ल्ड बैंक में गई थी, और वो कौन से थे? रेटल और किशनगंगा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे। अब इसी को देखते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप हुआ। इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्या बोल के? इंडस वाटर टीटी क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर से आसाम एंड मिजोरम ब्रेक ऑन बांग्लादेश एंड म्यांमार माइग्रेशन। देखो, जैसे आप जानते हो कि बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन होता है इंडिया के अंदर। इवन म्यांमार से जो सिविल वार चल रहा है म्यांमार में, इससे लोग बाग परेशान होकर मिजोरम जैसी स्टेट में सेटल होते जा रहे हैं, और बांग्लादेश से सेटल होते जा रहे हैं आसाम के अंदर, और आसाम की डेमोग्राफिक डिवाइडेंस बिगड़ती जा रही है। बट इसको कंट्रोल करने के लिए इवन सेंटर हैज टेक लॉट ऑफ डिसीजन, इवन स्टेट हैज टेकन द सेम डिसीजन टू डिपोर्ट द इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेश टू द बांग्लादेश। क्लियर। बांग्लादेशी टू द बांग्लादेश। क्लियर। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या रीजन है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया एंड यूएसए ट्रेड डील डिस्कशन। देखो, आप जानते हो कि अभी इंडिया और यूएसए के बीच में बीटीए टॉक चल रही है। अब ये बीटीए क्या है? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, और इसी को देखते हुए इंडिया ने बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने हमें 90 डेज का पॉज दिया था। क्या पॉज? क्योंकि ये टैरिफ खेल रहे थे कई सारी कंट्री के साथ, इवन इंडिया को भी बख्शा नहीं गया। इंडिया पर भी 26% टैरिफ इंपोज किया गया। इसी को देखते हुए इंडिया ने बोला
कि हमें भी डिस्कशन करना है, इवन वी आर रेडी टू डिस्कस विद यूएसए टू साइन दी ट्रेड डील एंड इसको खत्म करिए, रिजेक्ट करिए जो भी आप टैरिफ लगा रहे हो आउट ऑफ दैट इज 26% ऑन इंडियन प्रोडक्ट दैट इंपोर्टेड इन यूएसए। क्लियर? तो इसी को देखते हुए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन स्टार्ट हुआ। हालांकि ये 3 महीने से वी कैन से हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इवन साइन नहीं हो पा रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो कि यूएसए के 47th प्रेसिडेंट है, इनको यूएसए के फार्मर का बड़ा सपोर्ट है। इनको यूएसए के फार्मर का बड़ा सपोर्ट है, इवन फार्मर इनको बड़ा ही वोट देते हैं। तो हालांकि ये फार्मर के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने इंडिया से बोला कि जो हमारे यहाँ पर सोयाबीन और कॉर्न होता है, इसको आप टैरिफ इंपोज कर रहे हो वो कम करिए, इवन मार्केट अपना ओपन करिए। इंडिया शुड ओपन मार्केट फॉर यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या है कि इंडिया ने बोला कि अपना, यूएसए ने बोला कि इंडिया को अपना मार्केट ओपन करना चाहिए जो भी यूएसए के प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। यही डिस्कशन है। और कौन से प्रोडक्ट? यूएसए एफिशिएंट इन सोयाबीन, सोयाबीन बनाने में यूएसए आगे है। इवन कॉर्न, जो कि हम भुट्टा बोलते हैं हिंदी में, आप खाते होंगे बरसात के टाइम बड़ा भुट्टा मिलता है रोडों पर, तो कॉर्न यही है। अमेरिकन कॉर्न आपने सुना होगा कई बार, अमेरिकन कॉर्न। तो यूएसए भी कॉर्न बनाने में बड़ा आगे है। तो इसी को देखते हुए इंडिया से रिक्वेस्ट करिए यूएसए ने कि यू शुड ओपन योर मार्केट फॉर यूएसए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तभी हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे। दूसरा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर, देखो यूएसए की कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया इन पर कई सारा टैरिफ लगाती है, इवन 100%, 50%, 84%, इस तरीके से टैरिफ लगा रही है। तो यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि ये टैरिफ रिड्यूस करिए, हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी को भी अलाउ करिए इंडियन मार्केट में। क्लियर? अब इंडिया का कहना यह है कि ठीक है, हम सब करने को तैयार है, बट यू शुड रेडी टू साइन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टू protect Indian country from the imposing of tariff rule that will be end by 9th of July, जो कि 9th of July को कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले इंडिया ने बोला कि जो डेडलाइन है हमारी 8th of July से, 8th of July तक आप साइन कर लीजिए, नहीं तो हम भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। क्या लगाएंगे? रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे, जैसे चाइना ने लगाया था। इवन अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वी हैव रिजॉल्व ऑल काइंड ऑफ इशू विद चाइना। क्लियर? यूएस डोनाल्ड साहब ने क्या बोला कि चाइना के साथ हम सारे इशू को रिजॉल्व कर चुके हैं, बट इंडिया के साथ भी जल्दी रिजॉल्व होने वाले हैं सारे इशू, बट इंडिया को अपनी मार्केट को ओपन करना पड़ेगा फॉर यूएसए प्रोडक्ट। किसके लिए? यूएसए के प्रोडक्ट के लिए ओपन करना पड़ेगा, तो ही हम इंडिया के साथ ट्रेड डील करेंगे। इसी को देखते हुए इंडिया से कुछ ऑफिशियल यूएसए गए हैं टू डिस्कस ऑन द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हो जाता है, रिजॉल्व होता तो ठीक है। और मैंने आपको या 1 या 2 दिन पहले न्यूज़ बताई भी थी कि इंडिया का कहना है कि अगर यूएसए नहीं मानेगा, जो स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगा दिया है, वो अगर कम नहीं करेगा तो हम भी रिटेलिएशन टैरिफ लगाएंगे अगर डेडलाइन से पहले यूएसए नहीं माना तो। अब ये फ्रंट टू फ्रंट वार होगा, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया फ्रंट वार करेगी। इंडिया कुछ नहीं करने वाली। इंडिया को जैसा यूएसए बोलेगी वैसा करना पड़ेगा। मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया यूएसए से, चाइना एक बार लड़ सकती है पर इंडिया यूएसए से नहीं लड़ सकती। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि इंडिया को यूएसए की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे 2 पड़ोसी देश हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं। चढ़े इन द सेंस क्या है कि हम पे भारी पड़ रहे हैं। इवन पाकिस्तान तो भारी नहीं पड़ रहा, चाइना भारी पड़ रहा है, और चाइना को कंट्रोल करने के लिए वी नीड दी हेल्प ऑफ
यूएसए गवर्नमेंट और द डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्ट, बिकॉज यूएसए और चाइना के बीच में आप जानते हो क्या इशू है। इवन दोनों कंट्री एक दूसरे को लाइक नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों कंट्रियां डोमिनेंस करना चाहती हैं इन अ वर्ल्ड। दैट्स वाई इंडिया इन दोनों के चक्कर में फंस रही है। इवन यूएसए सेड दैट इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिकल पार्टनर इन एशिया कॉन्टिनेंट ऑफ द यूएसए, बट मुझे नहीं लगता ये मानता है स्ट्रेटेजिकल पार्टनर। काय के लिए टैरिफ इम्पोज करे जा रहे हो तुम जबरदस्ती, ये खत्म करो। जो भी है इंडिया को भी थोड़ा बेनिफिट मिलना चाहिए। यू आर डेवलप्ड कंट्री, आई एम डेवलपिंग कंट्री। हालांकि डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री, हम इमर्जिंग है, डेवलपिंग कंट्री तो कई सारी हैं। क्लियर? तो यही कारण है मार्केट ओपन कर दो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ये डिस्कशन चल रहा है। अगर डिस्कशन हो जाता है 8 जुलाई से पहले डेडलाइन है, अगर रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, इंडिया के लिए बेनिफिट है। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो इंडिया के लिए लॉस है और कुछ नहीं है। चलते अपन आगे। इंडिया बैंड सर्टेन जूट प्रोडक्ट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। देखो जैसे आप जानते हो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के अभी रिलेशन बिगड़े हुए हैं। क्या है? इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बिगड़े हुए हैं, क्योंकि क्या है कि आपको मालूम है कि शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उनके साथ गलत हुआ। इवन वो इंडिया में अभी हैं। अब बांग्लादेश बोलती है कि इनको बांग्लादेश भेजिए, इन पर कई सारे ट्रायल हैं, कई सारे केस हैं, इनको करवाना पड़ेगा, ट्रायल करवाना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। बट मोहम्मद यूनिस जो कि इंटरिम गवर्नमेंट शेख हसीना के बाद, मोहम्मद यूनिस जो कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने, इनके बनते ही कई सारे ऐसे काम हुए जो कि इंडिया के अगेंस्ट थे। पहला काम यह हुआ कि जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, और माइनॉरिटी कौन है? हिंदू, क्रिश्चियन, इनके टेम्पल, चर्च को डिस्ट्रॉय किया गया, इनके हाउस को भी डिमोलिश किया गया इनके बनते ही। इवन ये चाइना भी गए थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये चाइना विजिट पर गए थे। चाइना में बोल के आए कि बांग्लादेश इज अ गार्डियन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की इंडिया है का स्टेट है, उसका गार्डियन है बांग्लादेश। क्लियर? इसी को देखते हुए इंडिया ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी थी। बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद कर दिया था कि हम तुम्हें ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी नहीं देंगे। हालांकि इंडिया ने कुछ और रीजन दिया था, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। क्लियर? ऑफिशियल यही था कि चाइना में उल्टा सीधा बोल के आया, इसलिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी। इवन अभी अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी ये ट्राइलेटरल मीटिंग करके आया है। क्या करके आया है? ट्राइलेटरल मीटिंग करके आया है। और किसके साथ? हमारे दोनों दुश्मन देश के साथ, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों देशों की मीटिंग हुई। हालांकि इनसे पूछा गया कि जो आप मीटिंग कर रहे हो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, क्या ये इंडिया के खिलाफ है? तो इनका जवाब ये था कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हम कोई ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ना ही हम किसी कंट्री को, इंडिविजुअल कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। बट इसी को देखते हुए इंडिया ने बोला कि आपने ये तो कर दिया, क्योंकि इट इज डायरेक्टली अप्रोचिंग टू एक्ट अगेंस्ट इंडिया, ये डायरेक्ट इंडिया के अगेंस्ट है। तो इंडिया ने बोला कि हम जितने भी जूट प्रोडक्ट आपसे इंपोर्ट कर रहे हैं थ्रू लैंड रूट, जितने भी बांग्लादेश एक्सपोर्टिंग जूट प्रोडक्ट टू इंडिया थ्रू लैंड रूट, वो सारे बैन करेगी। इंडिया ने बैन कर दिए जितने भी जूट प्रोडक्ट आते हैं लैंड के रूट से, वो सभी इंडिया ने बैन कर दिए। अब हमें बांग्लादेश से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज अगेंस्ट पीस, जो कि हमारी पॉलिसी है कि हम न्यूट्रल रहते हैं, हम पीस रहते हैं। ये हमारी एक्टिविटी के अगेंस्ट है, मतलब हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है।
आपकी एक्टिविटी हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हमें आपका कोई भी जूट प्रोडक्ट नहीं चाहिए लैंड रूट से, समझे मेरी बात को। अब ये किसने करा, तो हमारे यहां पर बॉडी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने डिसीजन लिया। हालांकि लैंड रूट से मना किया है, इंडिया ने लैंड रूट का मना बैन किया है, बट जो मुंबई में पोर्ट है, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में जो पोर्ट है नवा सी पोर्ट है, नवा सी पोर्ट, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नवा सी पोर्ट जो है यहाँ से ओपन है, बांग्लादेश भेज सकती है जूट प्रोडक्ट। इवन इंडिया हैज बैंड री एंटर जूट प्रोडक्ट टू इंडिया बाई नेपाल और भूटान के रूट से अगर बांग्लादेश भेजेगी तो वो भी बैन कर दिया है इंडिया ने कि वो बांग्लादेश का कोई भी जूट प्रोडक्ट लैंड रूट से नहीं आएगा। इवन वो डायरेक्ट भेजे या दूसरी कंट्री की मदद से भेजे, वो सभी बैन कर दिए इंडिया ने। बांग्लादेश की हरकत है, उसी हिसाब से इंडिया ने डिसीजन लिया है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट बैन करे हैं जूट प्रोडक्ट, देखते हैं। देखो, जूट प्रोडक्ट, फ्लेक्स टॉय वेस्ट, जूट एंड अदर वेस्ट फाइबर, सिंगल फ्लैश यार्न, सिंगल यार्न ऑफ जूट, वुमेन फैब्रिक और फ्लैश, ये सारे बैन कर दिया इंडिया ने कि अब बांग्लादेश से हमें कोई भी जूट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश जो एक्टिविटी कर रही है दैट इज अगेंस्ट दी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। समझे मेरी बात को, चलते बना के। नेक्स्ट है इंडिया रिजेक्टेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन इंडस वाटर टीटी। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया के जम्मू कश्मीर में फलगाम अटैक हुआ था, फलगाम पर अटैक हुआ था और हमारे इंडियन, कुछ इनोसेंट इंडियन को मार दिया था टेररिस्टों ने, उनके धर्म पूछ के कि आपका हिंदू धर्म है तो आपको मार दिया जाएगा, मुस्लिम धर्म है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। इवन उनके कपड़े उतार के चेक भी किया गया था कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। इवन ये इनह्यूमन एक्टिविटी करी थी जो पाकिस्तान से टेररिस्ट लोग आए थे, ये लोगों ने ऐसी हरकत करी थी, इवन हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को मारा था। अब इसी को देखते हुए इंडिया को कुछ डिसीजन लेना था, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है इंडिया के सामने, तो इंडिया ने बोला कि हम इनकी जड़ पर अटैक करेंगे, इनके लोगों को पानी नहीं देंगे। इसी को देखते हुए 1960 में एक टीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं इंडस वाटर टीटी। क्या साइन हुई थी, 1960 में एक टीटी साइन हुई थी, दैट इज कॉल्ड इंडस वाटर टीटी, जो कि 1960 में साइन हुई थी। अब इसमें क्या था, शेयरिंग ऑफ द वाटर ऑफ इंडस एंड ट्रिब्यूटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पानी है इंडस रिवर का और उनकी सहायक नदी और ट्रिब्यूटरी का, वो पानी शेयर करना है, क्लियर, बराबर बराबर। और जो भी है वेस्ट साइड की नदियाँ पाकिस्तान में, ईस्ट साइड की नदियाँ इंडिया में, ऐसा कोई डिसीजन था। इवन इसको साइन करवाने वाले जो आर्बिट्रेटर थे वो वर्ल्ड बैंक थी, वर्ल्ड बैंक ने ही ये करवाया था साइन, क्लियर। अब इसी को देखते हुए क्या हुआ भाई, ठीक है भाई, मना कर दिया, पाकिस्तान में पानी बंद हो गया और कई सारे लोग बाग, पाकिस्तान वाले लोग बाग जो कि सोशल मीडिया पर हैं, वो रील बनाने लगे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, हम कैसे जाएं, हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी कैसे करें, ये करें। इवन उनका मजाक उड़ा रहे थे या फिर एक्चुअल में ही पाकिस्तान अपना खुद का मजाक उड़वा रही थी, वो अलग कहानी है, क्योंकि वहाँ के सिटीजन इतने मूर्ख हैं कि वो अपनी कंट्री का खुद ही मजाक उड़वा रहे थे, क्लियर। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने ये इंडस वाटर ट्रीटी मना कर दिया। बट क्या हुआ था 2016 में एक दो इंडस रिवर पर दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनने जा रहे थे। पहला था किशन गंगा, कौन सा, किशन गंगा, जो कि कहाँ पर है,
किशन गंगा रिवर पर, कहां पर है, किशन गंगा रिवर पर। अब ये किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये झेलम, जो झेलम नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है। वी कैन से ये सहायक नदी है झेलम की, किशन गंगा। यहीं पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंडिया का बनने जा रहा था, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, और दूसरा बनने जा रहा था रेटल, कौन सा है, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। और रेटल कहां पर है, रेटल है चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर है रेटल, और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्लांट, किशन गंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की। अब इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने बोला कि अगर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बन गए तो हमारे यहाँ का पानी रुक जाएगा, टीटी वॉलेट हो जाएगी, इंडस वाटर टीटी। इसी को देखते हुए वर्ल्ड बैंक में गई पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक से बोला कि इंडिया इंडस वाटर टीटी को वॉलेट कर रही है। भाई ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने बोला यार वर्ल्ड बैंक तो कोई डिसीजन नहीं ले रही, इवन इंडिया की ज़्यादा चल रही है, तो ये मैटर वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गए। कहां पर ले गए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। बट इंडस वाटर टीटी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैटर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा। अब ये मैटर चला गया, इवन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुनवाई होनी है, बट इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि वी विल नॉट फॉलो एनी डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन रिलेटेड टू इंडस वाटर टीटी। क्या, कि हम कोई भी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, इवन एनी डिसीजन, क्या, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एनी डिसीजन would be considered as illegal और void। क्या है कि कोई भी डिसीजन जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का आता है वो इलीगल माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा। हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी इंडिया सॉवरजिन कंट्री है। ऑल काइंड ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय इंडिया ओनली। कोई दूसरा देश हम पर वजन या वी कैन से प्रेशर, इन्फ्लुएंस, मोनोपोली नहीं कर सकता। हमारा देश फ्रीडम कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है इंडिया, और इंडिया अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। ना ही वो किसी के मैटर में पड़ती है, ना ही वो किसी वार में इन्वॉल्व होती है, वो अपना सिर्फ देखती है। तभी इंडिया हमारी आगे होते जा रही है, तभी इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर इंडिया भी दूसरे की लड़ाई में इन्वॉल्व होने लगी तो हमारे इंडिया का भी विनाश हो जाएगा। बट सिंस 1947 वी डिसाइडेड वी ऑलवेज लिव एज अ न्यूट्रल। वी कैन नॉट और वी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर इन द वार और एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द जियोपॉलिटिकल। समझे मेरी बात को? तो यही देखते हुए इंडिया ने मना कर दिया कि हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन नहीं मानेंगे, चाहे तुम कुछ भी डिसीजन दो। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिल्कुल सही बन रहे हैं, कोई इंडस वाटर टीटी का वॉलेट नहीं हो रहा है। आप बिना वजह इसका ऑब्जेक्शन ना उठाएं। क्लियर? चलते अपन आगे। हालांकि रेटल अभी बना नहीं है, रेटल बन रहा है। अभी किशन गंगा बन गया है, अभी रेटल बन रहा है। रेटल जो चेनाब पर बन रहा है, ये बन रहा है, अभी प्रोसेस में है। हालांकि मैंने ये पढ़ाया भी था आपको कि 3-4 डैम बन रहे हैं इंडस पर इंडिया की तरफ से, और 2027 तक वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? चलते अपन आगे। आसाम मिजोरम ब्रेक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश। देखो, जैसे आप जानते हो कि आसाम के अंदर कई सारा मूवमेंट भी हुआ था। क्यों मूवमेंट हुआ था? क्योंकि बांग्लादेश से कई सारे मुस्लिम आके आसाम में सेटल हो गए थे, और इसी से क्या हुआ था कि लोकल पीपल जो आसाम के थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उनको रहने को घर नहीं मिल रहा था, और ये बांग्लादेश के मुस्लिम पॉपुलेशन इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था आसाम पर। तो इसी को देखते हुए ये बांग्लादेश के पीपल को डिपोर्ट करने के लिए इंडिया ने कई सारी पॉलिसी भी निकाली। इवन आसाम ने भी, जो कि अभी सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कई सारी पॉलिसी भी निकाली।
इवन इनको डिपोर्ट करने के लिए, इनको अपनी कंट्री में भेजने के लिए ये ज़बरदस्ती आसाम में क्यों आ रहे हैं। तो एनआरसी भी आई थी, क्लियर। इसी को देखते हुए एक और डिसीजन आया है हेमंत बिश्वा शर्मा का कि फुल पावर दे दिया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को। किसको पावर दे दिया है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को फुल पावर दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को फुल पावर दे दी है कि वो आधार कार्ड का इशू वही करेगा, आधार कार्ड को इशू वही करेगा। अब आधार कार्ड को इशू करने से होगा क्या? देखो क्या है कि आसाम के अंदर जो भी बच्चा है उसका आधार कार्ड तो ठीक है, समझ में भी आता है, उसको मिल जाएगा। बट क्या है कि अगर कोई भी यंग पीपल आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो दैट सिग्निफाई कि या तो वो इंडियन है या फिर वो फॉरेनर है, बांग्लादेश से आके यहाँ सेटल हो गया है और आधार कार्ड की डिमांड कर रहा है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर उसको रिलीवेंट लगेगा तो आधार कार्ड इशू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और हेमंत बिश्वा शर्मा कहना है कि आसाम के लोकल पीपल को अधिकतर आधार कार्ड मिल चुका है और देयर शुड बी नो नीड टू प्रोवाइड द न्यू आधार कार्ड टू द यंग पॉपुलेशन हु माइग्रेटेड और इलीगली इमिग्रेटेड फ्रॉम द बांग्लादेश। समझे मेरी बात को? ये कहानी है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को फुल पावर दे दिया आसाम ने। देन आफ्टर मिजोरम, भाई मिजोरम क्यों परेशान है? मिजोरम परेशान है म्यांमार से। म्यांमार जो बर्मा कंट्री है जिसको म्यांमार बोलते हैं, इस कंट्री से भी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है मिजोरम के अंदर। और क्यों? क्योंकि म्यांमार में आप जानते हो कि एक तो रोहिंग्यास बड़े परेशान करते हैं, इंडिया में कई सारे रोहिंग्यास रह रहे हैं और ये रोहिंग्यास कहाँ के हैं? म्यांमार के हैं, क्लियर। और दूसरी क्या है, म्यांमार से और ये सिविल वार चल रहा है यहाँ पर, म्यांमार में सिविल वार भी चल रहा है। तो सिविल वार से बचने के लिए लोग बाग मिजोरम में आ जाते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए मिजोरम ने भी डिसीजन लिया है कि इन सभी को भगाया जाएगा, इनकी कंट्री में डिपोर्ट करा जाएगा, इवन सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। लल्लू राम नाम से सीएम है यहाँ के मिजोरम के, थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला नाम है इसलिए थोड़ा प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है। हम नॉर्थ साइड के लोग बाग हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। हालांकि हमारी कंट्री मल्टीलिंगुअल रीजन है और हमें हर धर्म का, हर पीपल का सम्मान करना है, क्योंकि इंडिया एक देश है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं हूँ, मैं एक इंडिया से हूँ और मेरे सभी भाई ब्रदरहुड यूनिटी जैसे कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है हमें फॉलो करना है, क्लियर। हालांकि ठीक है वो अलग बात है। तो यही कहानी है, आसाम और मिजोरम ने ये डिसीजन लिया है। चलते अपन आगे। तो इसी के साथ मैंने 28 जून के आपके करंट अफेयर कंप्लीट करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हम कल संडे है, कल मैंडेटरी नहीं है, कल मैंडेटरी नहीं है कि वीडियो आएगा ही कि नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कल वीडियो आपको मिल जाए, 12 बजे मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ आपके लिए, जिससे आपका इकोनॉमिक्स भी पूरा कंप्लीट करा दूँ जल्दी जल्दी, क्लियर। मिलते हैं हम कल या फिर परसों, तब तक के लिए जय हिंद।